हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 28 की। और इससे पहले हमने आपको 27 प्रैक्टिस सेट करा दिए। तो यहाँ पर जो है आपके जो एग्रीकल्चर के जो अब तक एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। और ये क्वेश्चन जो आपके GTA और UPTGT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप अदर एग्ज़ाम एग्रीकल्चर की कर रहे हैं तैयारी तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम यहाँ देर ना करते हुए हम प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ से जो है हम बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की। तो प्रश्न नंबर 1 है कि कौन सा सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिद्धांत बताना है कौन सा यहाँ से नहीं हो जाता आपका एग्रोनॉमी का। तो पहला ऑप्शन आपका बीज एवं बुवाई हेतु प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है भूमि एवं जल प्रबंधन करना चाहिए। तीसरा है फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाएं का प्रबंधन करना चाहिए। और कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन करना चाहिए। तो एग्रोनॉमी के जो आपके सिद्धांत हो जाते हैं एग्रोनॉमी के, तो वो आपका हो जाएगा बीज और बुवाई की जो है प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना चाहिए। पहला ऑप्शन सही है आपका। और फसलों के लिए उचित अंतर जो कर्षण क्रियाएं हैं वो उनका प्रबंधन करना चाहिए, तो सी भी आपका सही हो जाता है। और कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन करना चाहिए तो आपका डी भी ऑप्शन सही हो जाता है। तो गलत कौन सा दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी पहले का यहाँ पर सही हो जाता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है आपका विश्व मौसम संगठन जो इसकी स्थापना वो कहाँ और कब की गई थी। जो आपका विश्व मौसम संगठन है इसकी स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी। तो न्यूयॉर्क 1990 में, या वाशिंगटन ये 1978 में हुई थी, या जिनेवा 1978 में हुई थी, या रोम 1976 में हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी तो आपकी किसकी, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी है जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना आपका जिनेवा में आपकी 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दूसरे का ऑप्शन क्या हो जाता है सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है कि वायु दाब का प्रभावी कारक नहीं है। तो बताना है आपको क्या प्रभावी कारक कौन सा नहीं है। तो आपका तापमान नहीं है, या आपका समुद्र तल से ऊंचाई नहीं है, या आपका पृथ्वी का चक्रण नहीं है, या आपका मृदा क्षरण नहीं है। तो वायु दाब का जो प्रभावी कारक है वो आपका कौन सा नहीं हो जाता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा मृदा क्षरण हो जाता है, जो आपका ये वायु दाब का प्रभावी कारक नहीं है। और जो आपके तापमान हो जाता है, या समुद्र तल से ऊंचाई हो जाती है, या पृथ्वी का चक्रण हो जाता है, ये सब आपके कैसे होते हैं, तो वायु दाब के जो है प्रभावी ये कारक होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन तीसरे का डी सही है। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है आपका कि चौथे में बताना है कि चौथा प्रश्न है आपका कि C3 पादपों का सही क्रम। तो C3 प्लांट का आपको सही क्रम बताना है यहाँ पर। तो आपका गन्ना हो जाएगा, या धान हो जाएगा, या बाजरा, या मक्का हो जाएगी। तो C3 का आप क्रम बताएंगे कि किस प्रकार हो जाएगा। तो चलो हम काटते चलते हैं यहाँ शुरू से ही। जैसे कि आपको दिया हुआ पहले ऑप्शन में गन्ना, तो गन्ना क्या है आपका, तो ये C4 प्लांट है गन्ना, तो ये तो आपका होगा नहीं। बात करते हैं मूँगफली, आपका C3 होता है। और जो होता है आपका कौन सा, और आलू भी C3 में ही आता है आपका, और गेहूं भी, और सोयाबीन भी, तो ये हो सकता है। और नीचे देख लेते हैं, आलू आपका C3 होता है, धान आपका C3 होता है, लेकिन बाजरा यहाँ पर आपका C4 होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। बात करते हैं आगे, धान होता है, यहाँ पर गन्ना दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका चौथे प्रश्न का। बात करते हैं यहाँ पर जो आपके C3 प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर आपके खरीफ क्रॉप के जो है होते हैं,
और जो C4 जो प्लांट होते हैं वो आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे, तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जैसे आपका हो जाता है मक्का आपका C4 प्लांट है, गन्ना आपका C4 प्लांट है, बाजरा आपका C4 प्लांट है, और आपका जो चौलाई है वो C4 प्लांट है, और ज्वार आपका C4 प्लांट है। तो ये आपके कुछ जो हैं जो इम्पोर्टेंट होते आते हैं, ज़्यादातर ये C4 प्लांट होते हैं। और C3 प्लांट में आपके हो जाता है गेहूँ आ जाएगा, धान आ जाएगा, जौ आ जाएगी, और आपका सोयाबीन आ जाएगी, मूंगफली आ जाएगी। तो ये सारे कैसे होते हैं आपके C3 प्लांट होते हैं, तो आप इनके लिए याद रखेंगे। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है कि फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किस अवस्था पर जो है शाकनाशियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब जो फसल में जो खरपतवार प्रतिस्पर्धा करते हैं उनके नियंत्रण के लिए किस अवस्था पर जो है शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो अंकुरण के समय, या कल्ले निकलते समय, या पौधों में बाली आते समय, या प्रथम सिंचाई पर। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए या खरपतवारों की जो स्पर्धा होती है उसको रोकने के लिए कब कर रहते हैं, तो आपकी जो प्रथम सिंचाई की जाती है तो उस समय में जो है उनको नियंत्रण जो है हम कर सकते हैं। क्योंकि पहली सिंचाई करने पर फसल में तो जो खरपतवार होते हैं उनकी वृद्धि होना जो है तीव्रता से शुरू हो जाती है। तो इसीलिए प्रथम सिंचाई पर ही जो है खरपतवारों को जो प्रतिस्पर्धा करते हैं उनके लिए नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 5वें प्रश्न का। आगे बात करते हैं हम आपका 6ठे प्रश्न की। तो 6ठा प्रश्न है आपका कि जो शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का शुष्क भार कितने प्रतिशत होता है। तो यहाँ पूछा गया आपका जो आपका शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय जो फसलों का जो शुष्क भार जो है कितने प्रतिशत होता है। तो आपका 28%, 20%, 25% या आपका 30%। तो कितना होता है, तो आपका 25% होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है 6ठे प्रश्न का। आगे बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है आपका कि अब तक पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले लगभग कितने कारकों की पहचान की जा चुकी है। तो यहाँ बताना है कि जो पौधे की वृद्धि करने वाले जो आपके क्या कारक हैं वो कितने कारकों की पहचान कर ली गई है। तो यहाँ पर आपके 55 हो जाएंगे, या 60 हो जाएंगे, या 52 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो आपके कितने कारक हो जाते हैं, तो 52 कारक ऐसे हैं जो आपके पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले आपके क्या हो जाते हैं, कारक हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है 7वें प्रश्न का। बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है कि फसल में जो आर्द्रता प्रतिबल के कारण कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आर्द्रता प्रतिबल के कारण जो कोशिका होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोशिका का विभाजन प्रभावित होता है, या कोशिका फैलाव प्रभावित होता है, या कोशिका की मृत्यु दर प्रभावित होती है, या कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाता है, तो कोशिका फैलाव पर जो है क्या हो जाता है आपका प्रभावित होता है जब आर्द्रता प्रतिबल जो है क्या हो जाता है, तो जो उसका प्रभाव दिखाना होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही 8वें प्रश्न का। 9वें प्रश्न की बात करें। 9 प्रश्न है कि पौधों पर पड़ने वाली जो विकिरण ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण के जो है काम में आता है। जो पौधे पर जो विकिरण ऊर्जा होती है वो आपके कितने प्रतिशत पौधे पर जो आपका होती है प्रकाश संश्लेषण के काम में आती है। तो 0.50 से लेकर 2.10% तक, या 0.42 से लेकर 1.66%, या आपका 0.25 से लेकर 0.30%, या 0.16 से लेकर आपका क्या हो जाता है 0.24%। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका 0.42 से लेकर 1.66 आपका हो जाता है, जो विकिरण ऊर्जा को जो है क्या करता है प्रकाश संश्लेषण में जो है काम आता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। 10वें क्वेश्चन की बात करें। 10वां प्रश्न है कि पौधों में
पहले निकली पत्तियों की वृद्धि तेज होती है। कोशिका विभाजन एवं कोशिका वृद्धि के कारण, पौधों के छोटे होने के कारण, या पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र होने के कारण, या बाहरी वायुमंडल का जो है कम दाब होने के कारण। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो पौधे में जो पहले निकलती हैं पत्तियाँ, उनकी जो वृद्धि होती है तो वो किसकी वृद्धि मतलब किसके कारण होती है। तो यहाँ जल्दी आप ऑप्शन बताएं 10वें का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि के कारण क्या होता है, तो पौधे में जो पहले निकली जो पत्तियों में वृद्धि तेज होती है, किसके द्वारा, कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि के कारण। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही 10वें प्रश्न का। 11 की बात करें, खेती में जो की जाने वाली अधिकतर जो फसलों के लिए जो उचित तापक्रम होता है वो कितना होता है। तो 30 से 50 सेंटीग्रेड, 15 से 40 सेंटीग्रेड, या 35 से 40 सेंटीग्रेड, या आपका 45 से 55 सेंटीग्रेड। तो खेती जो की जाने वाली होती है उसके लिए कितना तापमान आवश्यक रहता है, तो आपका 15 से 40 सेंटीग्रेड तापमान जो है रहता है। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका सही। आगे बात करते हैं 12 प्रश्न की। 12 प्रश्न आपका कि जो एग्रोफिकेशन क्या होता है। तो एग्रोफिकेशन आपको बताना है कि क्या होता है। तो यह नाइट्रोजन का मिश्रण स्थिरीकरण के रूप में जाना जाता है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं जाना जाता। यह नाइट्रोजन का जो मुक्त स्थिरीकरण के लिए मतलब के रूप में जाना जाता है। तो स्थिरीकरण के रूप में आपको नाइट्रोजन का मुक्त नहीं जाना जाता है, जो क्या हो जाता है, एजोफिकेशन होता है। यह राइबोसोम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में भी जो है जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है, जो आपके राइबोसोम बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में जो एजोफिकेशन के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा आपका 12 का सही। 13 क्वेश्चन की बात करें, सनई की जो रेशे वाली फसल है उसके कितने सप्ताह में रेशा जो है मतलब प्राप्त हो जाता है, मतलब तैयार हो जाता है। तो 12 से 15 सप्ताह में, या 15 से आपका 17 सप्ताह में, या आपका 10 से 12 सप्ताह में, या 8 से आपका 10 सप्ताह में। तो कितने दिन में तैयार हो जाता है सनई से रेशा, तो आपका यहाँ पर तैयार हो जाता है कितने दिन में, तो 12 से 15 सप्ताह में। कितना, 12 से 15 सप्ताह में तैयार हो जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन 13 का ए हो जाएगा सही। बात करते हैं 14 प्रश्न की। 14 प्रश्न है कि अधिक ज्वार खाने से कौन सी बीमारी होती है। सूखा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, रतौंधी होता है, या पेलेग्रा होता है। तो अधिक ज्वार खाने से क्या हो जाता है, तो आपका पेलेग्रा हो जाता है। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। 15 की बात करें, पूसा जेंट नेपियन जो किसका संकरण है। तो पूसा जेंट जो नेपियन है वो किसका संकरण हो जाएगा, तो नेपियंस और आपका ज्वार का, या नेपियंस और बाजरा का, ज्वार और बाजरा का, या बाजरा और ज्वार का। तो किसका क्रॉस हो जाता है, पूसा जेंट नेपियंस। तो ये क्रॉस हो जाता है आपका नेपियंस घास और क्या, बाजरे का। ऑप्शन बी हो जाता है सही 15 का। 16 की बात करें, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस कहाँ से प्रकाशित की गई है। तो आपकी जो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है वो कहाँ से प्रकाशित की गई है, तो उपकार से, या ICR से, या CISR से, या NVRI से। तो कहाँ से इसे जो है लॉन्च किया गया है, तो इसे ICR के द्वारा जो है इसे प्रकाशित किया गया है। किसे, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 17 की बात करें, मक्का की जो अधिक पैदावार की जो मौसम है वो किस समय ली जाती है, या आपका जो मक्का की जो अधिक उत्पादन जो ली जाती है वो किस मौसम में ली जाती है, जायद में, खरीफ में, रबी में, या इन सभी में। तो किस में ली जाती है, तो आपकी जो रबी की जो बुवाई करते हैं मक्के की, तो उस समय इसकी उपज जो है अधिक निकलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा 17 का सही। आगे बात करते हैं 18%। 18% है कि बाजरे के संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो बाजरे के संबंध में क्या सत्य नहीं है, तो पेनिसेटम ट्राइफाइडम हो जाता है इसका वैज्ञानिक नाम। तो इसका ग्रेमिनी वर्ग का हो जाता है, तो आपका ग्रेमिनी वर्ग का होता है, बिल्कुल सही है। मूल इसका अफ्रीका हो जाता है, बिल्कुल सही है।
और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, और जो पेनिकल सेट टाइप में इसका वैज्ञानिक नाम होता है, बिल्कुल सही। क्रोमोसोम इसमें आपके 20 नहीं होते हैं, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 18 का आपका सही। बात करते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन आपका कि गन्ने के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है। तो आपका सुमेलित बताना है कौन सा आपका नहीं हो जाता है। तो आपका बीज उपचार किसके द्वारा एग्रालाल 3% के साथ किया जाता है, बिल्कुल सही है। बीज हेतु 6 से 7 माह पुरानी फसल, तो अभी देख लेंगे, आगे देखते हैं। बुवाई हेतु जो ऊपरी भाग का जो अधिक प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। फूल निकलने के बाद बुवाई करने में उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है, जो करने के लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन बीज हेतु 6 से 7 माह पुरानी फसल नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा सही आपका 19 का। 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 क्वेश्चन है कि मस्कावी व पूसा जो विशाल है, ये किसकी प्रजाति हो जाती है, कपास की, जूट की, जई की या बरसीम की। तो मस्कावी और पूसा जो विशाल है, ये किसकी वैरायटी हो जाती हैं, तो ये वैरायटी हो जाती हैं आपकी किसकी, तो बरसीम की हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही 20 क्वेश्चन का। 21 की बात करें, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो कहाँ पर हो जाता है सबसे अधिक जो राज्य में कॉफ़ी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाता है आपका कहाँ पर, कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे अधिक क्षेत्रफल है आपका भारत के अंदर कॉफ़ी के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही 21 का। 22 की बात करें, आलू की सबसे अधिक एवं सबसे कम उत्पादन वाले कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश एवं झारखंड, गुजरात एवं असम, उत्तर प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश, बिहार और आपका क्या हो जाता है, कश्मीर हो जाता है। तो यहाँ 22 का आंसर क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका जो अधिक और सबसे कम उत्पादकता वाले आपके उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हो जाता है और झारखंड में सबसे कम उत्पादकता हो जाती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 22 का सही। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन है कि ऊर्जा भंडारण जो स्थानांतरित एवं जो आवंधन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयुक्त हो जाता है। तो आपका NPK या NSP या NKS या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा भंडारण और स्थानांतरित में जो आपका कौन सा पोषक तत्व हो जाता है, तो ये पोषक तत्व हो जाता है आपका कौन सा, तो नाइट्रोजन, पोटास और आपका सल्फर। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा सही 23 क्वेश्चन का। 24 की बात करें, मधुमक्खियों की कौन सी प्रजाति भारतीय नहीं है। तो एपिस फ्लेरिया या एपिस डोरसेटा या एपिस सेरना या आपका एपिस मेलिलफेरा। तो कौन सी हो जाती है जो मधुमक्खी की जो आपकी भारतीय प्रजाति नहीं है, तो ये हो जाती है आपकी जो एपिस मेलिलोफेरा हो जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही 24 का। 25 की बात करें, 1 हेक्टेयर के लिए लहसुन की कितने किलो की आवश्यकता होती है। 400 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 600 किलोग्राम या 300 किलोग्राम। तो 1 हेक्टेयर के लिए जो लहसुन की किलो की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है, तो वो 500 किलो की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 25 का आंसर सही। आगे बात करते हैं 26% की। 26% है आपका कि पपीते की कौन सी प्रजाति में सबसे अधिक पेपेन मिलता है। तो पूसा डेलिशियस में, पूसा मजेस्टी में, पूसा जेंट में या पूसा ड्वार्फ में। तो पपीते की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसमें सबसे अधिक पेपेन जो है प्राप्त किया जाता है। तो आपकी पूसा मजेस्टी हो जाती है, इसमें पेपेन की मात्रा अधिक होती है और एक CO5 होती है जिनमें आपकी पपीते की मात्रा अधिक होती है, किसकी, पेपेन की। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा सही आपका 26 क्वेश्चन का। बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। 27 क्वेश्चन आपका कि सेब के जो फल सेट होते समय कम से कम कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो 10 सेंटीग्रेड, 4.5 से 5.5 सेंटीग्रेड या 8 से 10 सेंटीग्रेड या 2 से 3 सेंटीग्रेड। तो कितनी आवश्यकता होती है, तो 8 से 10 सेंटीग्रेड जो है तापमान रहता है आपके जो आपके सेब के फल होते हैं उनके लिए सेट होने के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। बात करते हैं 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन आपका पशुपालन से है। तो ये है आपका करन स्विज किसका क्रॉस है। तो साहिवाल और ब्राउन स्विज का, साहिवाल और होल्स्टीन फ्रीज का, या हरियाणा और ब्राउन स्विज का, या हरियाणा और जर्सी का। तो करन स्विज किसका हो जाता है,
तो ये आपका हो जाता है साहिवाल और आपका ब्राउन स्विस। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 28 का सही। 29 की बात करें, भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष या 12 वर्ष। तो भेड़ जो है कितने वर्ष प्रजनन योग्य रहती है? तो ये आपका 7 वर्ष जो है प्रजनन योग्य रहती है भेड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बात करते हैं 30% की। 30% है कि एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो 0.9 से लेकर 1 वर्ग मीटर की, या 1 से लेकर 1.5 वर्ग मीटर की, या 0.75 से लेकर 0.90 वर्ग मीटर की, या 1.5 से लेकर 1.75 वर्ग मीटर की। तो एक बकरी को पालने के लिए कितने की आवश्यकता होती है क्षेत्रफल की? तो 0.9 से लेकर 1 वर्ग मीटर की। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आपका 30 का। 31 क्वेश्चन की बात करें, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो किसानों की आय में वृद्धि करना, फसलों की उपज में वृद्धि करना, नई फसलों का जो वितरण करना, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है वृद्धि करना। तो क्या आंसर हो जाता है? तो आपका प्रसार शिक्षा है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, इसका क्या हो जाता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण में की वृद्धि करना हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आपका कौन से क्वेश्चन का? 31 का आंसर सही। आगे बात करते हैं 32% की। 32% आपका कि ग्रामीण जो परियोजना की सफलता निर्भर जो है करती है किस पर? कृषि प्रसार से, प्रबंधन से, मृदा विज्ञान से, या कार्यकर्ताओं के नियमन प्रशिक्षण से। तो किससे करती है? ग्रामीण परियोजनाओं का जो सफलता निर्भर करती है वो करती है आपकी किस पर? तो कृषि प्रसार पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 32 का सही। 33 की बात करें, जो सारांशीय जलवायुवीय जो निरीक्षण मृदा तल से किस ऊंचाई पर जो है करते हैं? 2 मीटर पर, या 1.25 मीटर पर, या 2.225 मीटर पर, या 1 से 2 मीटर पर। जो सारांश है, जो जलवायु निरीक्षण जो होता है, निरीक्षण मृदा तल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो वो रहती है आपकी 1 से 2 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर सही हो जाता है। और 34 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको क्या बताना है? नहीं सुमेलित है यहाँ पर, वो आपको बताना है। तो पहला हो जाता है आपका, तो नाइट्रोजन आपका कितना होता है? तो 75 पॉइंट जो है 527 होता है। तो आपका ये नहीं, कौन सा यहाँ पर पूछा है? एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ गलत बताना आपको कौन सा है। तो ये भी आपका सही है, लगभग में इतनी पाई जाती है। और आर्गेन भी आपकी इतनी, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी इतनी पाई जाती है। लेकिन ऑक्सीजन आपकी 20.25 के समथिंग पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, बी ऑप्शन। 34 का आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। तो वर्षा जो बाष्पीकरण की माप किस यंत्र के द्वारा करते हैं? तो बैरोमीटर, साइक्रोमीटर के द्वारा, या लाइसोमीटर के द्वारा, या हाइग्रोमीटर, या इवेपो जो है मीटर के द्वारा। तो किसके द्वारा बाष्पीकरण की जो आपकी मापी जाती है इकाई? तो ये मापी जाती है आपकी किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर और आपका इवेपोमीटर के द्वारा बाष्पीकरण की जो है इकाई मापी जाती है। और बाष्प उत्सर्जन की लाइसियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाता है सही आपका यहाँ पर। बात करते हैं 36 क्वेश्चन। और 36 क्वेश्चन ये फिर रिपीट हो जाता है। C4 प्लांट के क्रम बताना है। तो C4 हमने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। तो आपका गन्ना होता है, और मक्का होता है, और आपका ज्वार होता है, बाजरा होता है, और आपका यही होते हैं। और एक आध और बच जाता है, तो यहाँ पर आप उनको देख लेंगे कौन कौन सा हो जाता है। तो गन्ना इसमें भी है, गन्ना इसमें भी है, और गन्ना इसमें भी है, और इसमें भी। तो गन्ना तो सब में दिया है, C4 प्लांट है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मक्का आपका हो जाता है। और यहाँ पर हम ऑप्शन काट लेंगे, जैसे धान दिया हुआ तो धान C3 होता नहीं है, तो ये भी आपका नहीं है, धान दिया हुआ है। और इसमें मक्का, बाजरा, गन्ना दिया हुआ, कपास आपका C3 होता, तो ये भी नहीं है। तो 3 कट जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, जो 36 क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं 37% की। 37 है कि खाद्यान्न फसलों में किस अवस्था पर अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो पौधे की वृद्धि के समय, पत्तियों के निर्माण के समय,
या बलियों के निकलते समय या पकते समय। तो आपके किस समय खाद्यान्न फसलों में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो ये होती है कब? पौधे की वृद्धि के समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 37 का। 38 क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 क्वेश्चन है कि उकठा बीमारी के जीवाणु जो है किस तापक्रम पर अधिक वृद्धि करते हैं? तो 40 से 45 सेंटीग्रेड पर, 35 से 40 सेंटीग्रेड पे, या 24 से 28 सेंटीग्रेड पे, या 22 से 26 सेंटीग्रेड पे। तो जो आपकी उकठा बीमारी होती है ये किस समय किस तापमान पर अधिक प्रकोप करते हैं? तो 24 से लेकर 28 सेंटीग्रेड तापमान पर। ऑप्शन सी हो जाएगा 38 का सही। 39 की बात करें। 39 क्वेश्चन है आपका कि जो पर्णरंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? सूर्य प्रकाश पर, पानी के दाब पर, या वाष्प उत्सर्जन पर, या तापक्रम पर। तो किस पर करता है? ये करता है आपका वाष्प उत्सर्जन पर, जो पंद्रों का जो रंध्र होते हैं स्टोमेटाओं के क्लोजिंग और ओपनिंग होने पर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 40 है बीज की जीवन क्षमता पता करने की विधि नहीं है। श्वसन परीक्षण, भ्रूण संवर्धन, बीज की सुषुप्तावस्था, या इंगोटोकाइमन विधि। तो कौन सी आपकी विधि नहीं है जो जीवन क्षमता जो है ज्ञात नहीं की जाती है? ये हो जाती है आपकी कौन सी? तो जो इडिगोकामाइन विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 40 का सही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह के आपके वीडियो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको 68 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो हर वीडियो में हम आपको 65 प्लस क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि आपके AGTA में 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर से, जो सारे सब्जेक्ट हैं आपके। तो यहाँ पर बात करेंगे हम 41 क्वेश्चन की। 41 है कि उत्तर प्रदेश में लगभग कितने लाख हेक्टेयर लवणीय और क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल है? तो उत्तर प्रदेश में पूछा गया है जो लवणीय और आपकी क्या हो जाता है क्षारीय मृदाओं का क्षेत्रफल जो है कितना हो जाता है? तो आपका 15 लाख हेक्टेयर, या 12.4 लाख हेक्टेयर, या 10.4 लाख हेक्टेयर, या 14.4 लाख हेक्टेयर। तो कितना हो जाता है? तो 12.4 लाख हेक्टेयर जो आपका लवणीय और क्षारीय मृदाएं जो मृदाओं का क्षेत्रफल आपका होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 41 का सही। 42 की बात करें। लवणीय मृदाओं में घुलनशील लवणों की जो कुल मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 1 से 2%, 0.1 से लेकर 0.2%, या 1.5 से लेकर 2.5%, या 2 से 3%। तो जो लवणीय मृदाएं होती हैं जो घुलनशील लवणों के जो कुल कितने प्रतिशत होते हैं? तो ये होते हैं आपके कितने? तो 0.1 से लेकर 0.2%। ऑप्शन बी हो जाएगा सही 42 का। 43 की बात करें। कौन सी जो प्रमुख जो शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है? तो क्लोरोफ्लोरो हो जाता है, या लिनोनिरान हो जाता है, या प्रोपाक्लोर हो जाता है, या सिमियाजीन हो जाता है। तो अधिक समय तक जो है आपका कौन सा रहता है? तो ये आपका जो अधिक समय तक प्रकोप रहता है किसका रहता है? तो सिमियाजीन का रहता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका डी हो जाएगा सही 43 क्वेश्चन का। 44 क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चारों में से कौन सा सबसे अधिक पाच्य प्रोटीन है? लूसन्स में, लोबिया में, या ज्वार में, या बरसीम में। तो सबसे अधिक किस में होता है? तो ये आपका होता है बरसीम में क्या रहता है? तो ये आपका सबसे अधिक पाच्य प्रोटीन रहती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा 44 का। 45 की बात करें। HCN की लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन के लिए हानिकारक होती है? तो पशुओं के लिए कितनी हानिकारक रहती है? HCN जो रहती है 0.25 ग्राम, 0.50 ग्राम, या आपका 250 ग्राम, या 350 ग्राम। तो कितनी जो है पशुओं के लिए जो हानिकारक रहती है? तो आपकी जो कितनी होती है हो जाती है 50 ग्राम, या 500 ppm से अधिक अगर जो है पशुओं को HCN अगर दे दिया जाता है या आपके चारा वाली फसल में होता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आपका 45 क्वेश्चन का। 46 की बात करें। साइलेज के किण्वन में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो जो साइलेज के किण्वन किया जाता है उसमें यूरिया की जो हानि है
वो कितने प्रतिशत से जो है मतलब अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 20 से 22%, 15 से 18%, या 10 से 12%, या 8 से 10%। तो कितनी होनी चाहिए? तो इनके लिए 10 से 12% जो है होनी चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा 46 का। 47 क्वेश्चन की बात करें। 47 की कृषक भारतीय जो पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित की गई है? तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर से, या आपका चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद से, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ से। तो कृषक भारतीय जो पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित की गई है? तो वो आपके जो चंद्रशेखर कृषि आज़ाद जो विश्वविद्यालय है कानपुर से इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 47 का सही। 48 की बात करें। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में, या वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, या वेनेजुएला में। तो कहाँ हो जाता है? तो आपका AFO का जो आपका क्या हो जाता है मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम इटली में हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही 48 का। 49 की बात करें। 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? तो अगर 1 हेक्टेयर में धान की रोपाई करनी है उसके लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता 1000 वर्ग मीटर, या 750 वर्ग किलोमीटर, या 500 वर्ग किलोमीटर, या 250 से लेकर 400 वर्ग किलोमीटर। तो कितने वर्ग किलोमीटर की आवश्यकता होती है? तो 1000 वर्ग किलोमीटर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा 49 का सही। बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन है कि धान की श्री विधि में कितने दिन की नर्सरी पौध के लिए तैयार हो जाती है? 8 से 10 दिन की, 12 से 15 दिन की, 25 से 30 दिन की, या आपका 30 से 35 दिन की। तो कितनी रहती है? तो ये रहती है आपकी 8 से 10 दिन की आपकी रोपाई के लिए उपयुक्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही 50 क्वेश्चन का। 51 की बात करें। गेहूं के अंकुरण के लिए न्यूनतम एवं फसल वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान कितने डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए? तो आपका 3.5 से 5.5 जो है सेंटीग्रेड, तथा 20 से 22 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका कौन से 51 क्वेश्चन का? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपका तापमान होता है कितने सेल्सियस पर रहता है? तो 3.5 से 5.5 तथा 20 से 22 पर रहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आपका। बात करते हैं 52 क्वेश्चन। तो 52 क्वेश्चन है आपका कि मक्का की रबी की खेती के लिए उत्तम प्रजाति शरदमणि, आज़ाद उत्तम, नवीन, गंगा 5। तो आपकी क्या हो जाता है? जो रबी की खेती के लिए जो प्रजाति हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? तो शरदमणि हो जाती है। ऑप्शन ए हो जाता है 52 का सही। 53 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है बाजार को नहीं है, मतलब बाजरा को नहीं है? तो मतलब जो बीमारी है वो बाजरा में कौन सी नहीं लगती है? तो हरित वाली लगती है, आर्गट लगता है, उटका लगता है, गेरुई लगती है। तो कौन सी लगती है आपकी? कौन कौन सी बीमारी यहाँ पर नहीं लगती हैं? तो आपकी जो हो जाती है जो उकठा रोग है ये नहीं लगता है, ये चने में लगता है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा 53 का। 54 की बात करें। कौन सी प्रजाति सब्जी जो है मटर की नहीं है? तो अर्किल, आज़ाद मटर 2, और पेंत मटर 2, और आपका अर्पणा। तो ये कैसी हो जाती है? ये आपकी सब्जी वाली जो है नहीं है। तो सब्जी वाली बतानी है कौन सी नहीं है? तो आपकी अर्पणा भी सब्जी वाली हो जाती है। और कौन सी हो जाएगी? और आपकी क्या हो जाती है? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? सब्जी मटर की नहीं है। तो सब्जी मटर की नहीं है तो ये आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है आपकी सब्जी मटर की, और सब ये सब्जी मटर की हो जाती हैं। बात करते हैं 55 क्वेश्चन। 55 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। क्या हो जाएगा? तो आपका अंगमारी जो है किसके द्वारा? मैनकोजेब 75 WP का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। और ब्लाइट जो ब्लस्टर्स होता है रेड मिल्स 0.2% छिड़काव द्वारा, बिल्कुल सही है। डाउनडी मिल्ड्यू जिनेवा के द्वारा होता है, बिल्कुल सही। और स्मस्ट एंडोसल्फान द्वारा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा 55 क्वेश्चन का। बात करें 56 क्वेश्चन। बरसीम की बीज
जो है प्रति हेक्टेयर कितनी जो है मतलब डालनी चाहिए लगता है। तो 18 से 22 किलोग्राम, या 25 से 30 किलोग्राम, या 30 से 35, या 15 से 20 किलोग्राम। तो बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर कितने लगभग डालना चाहिए? तो ये डालना चाहिए आपको कितना, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा 56 क्वेश्चन का। बात करते हैं 57 क्वेश्चन। आलू के कंद बढ़ने के लिए किस इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है? तो 17 से 19 सेंटीग्रेड तापमान की, 14 से 16 सेंटीग्रेड तापमान की, या 10 से 12 सेंटीग्रेड तापमान की, या आपका 22 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की। तो यहाँ पर आलू के कंद बढ़ने के लिए जो इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है तो वो रह जाती है आपकी कितनी, तो वो हो जाती है आपकी तो 17 से लेकर 19 सेंटीग्रेड तापमान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका 57 क्वेश्चन का सही। 58 क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 क्वेश्चन है कि टैबेको कैटरपिलर का प्रकोप किस फसल से हो जाता है? जूट से, गन्ना से, लूसन से, या चकुंदर से? तो टैबेको कैटरपिलर जो है किस फसल से हो जाता है? तो ये जूट से हो जाता है। जूट में प्रमुख लगने वाला होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 58 का। 59 है आपका, कौन सा देश विश्व में फल सब्जी के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है? तो ब्राज़ील, या उत्तरी अमेरिका, चीन, या भारत? तो दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा विश्व में सब्जी उत्पादन में? तो ये हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका भारत जो होता है ये दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर आपका चीन है। आगे बात करते हैं 60 क्वेश्चन। यूरोपियन प्रजाति की मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में औसतन वार्षिक जो उत्पादन है वो कितना है? तो 14 किलोग्राम, 16, या आपका 10 किलोग्राम, या 8 किलोग्राम? तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 किलोग्राम की जो है आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 60 का सही। 61 क्वेश्चन है कि 1 किलो टमाटर का बीज कितने टमाटर से प्राप्त होता है? तो 250 से 300 किलोग्राम से, 300 से 350 किलोग्राम से, 160 से 210 किलोग्राम, और 200 से 250 किलोग्राम जो है 1 किलो टमाटर का बीज कितने टमाटर से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कितना, 160 से लेकर 210 जो किलोग्राम है उससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही 61 का। 62 है, इनाचिंग विधि से जो है किस जो फसल का प्रबंधन किया जाता है? इनाचिंग के द्वारा अमरूद और आम के द्वारा, आम और अंगूर, और अमरूद और लीची, और आपका फालसा और अमरूद के द्वारा जो है इनाचिंग इसमें की जाती है। तो किस किस के द्वारा, तो आपकी हो जाती है आम और अमरूद में इनाचिंग की क्रिया की जाती है। ऑप्शन ए हो जाता है सही। बात करते हैं आगे, प्रश्न नंबर आपका कौन सा 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन आपका कि कौन सी प्रजाति संकर नहीं है? मल्लिका, रत्ना, या अर्कापुनित, या दशहरी? तो कौन सी प्रजाति नहीं है आपकी संकर प्रजाति? तो ये हो जाती है आपकी कौन सी, दशहरी हो जाती है जो संकर प्रजाति नहीं है आपकी, कौन सी, दशहरी। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 64 की। 64 क्वेश्चन है कि भारत की कुल आय का कितने प्रतिशत पशुओं से प्राप्त होता है? 20%, 25%, 15%, 10%? तो भारत की जो कुल आय है उसमें जो पशुओं से प्राप्त होती है वो कितनी हो जाती है आपकी, तो वो 10% हो जाती है आय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, सॉरी डी हो जाएगा 64 का आपका सही। 65 की बात करें, एक सांड गर्भधान करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है? 2 से 2.5 वर्ष, 3 से 3.5 वर्ष, या 1.5 वर्ष, ये इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आंसर क्या हो जाता है, तो आपका 65 का हो जाता है 3 से 3.5 वर्ष की आवश्यकता होती है एक सांड गर्भधान करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही 65 का। 66 है, मानक के रूप में एक अंडे का वजन कितने ग्राम का होता है? तो आपका जो मानक के रूप में जो एक अंडे का वजन कितना होता है? 70 ग्राम, 58 ग्राम, या 68 ग्राम, या आपका 48 ग्राम? तो कितना होता है? 68 ग्राम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 66 का सही। बात करते हैं 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन आपका कि शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल बीटल, सूरती, बारबड़ी, या आपकी मारवाड़ी, या आपकी बर्बरी? तो कौन सी हो जाएगी? जो शहर के जो पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी? तो बर्बरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 67 क्वेश्चन का। अब लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, तो ये है 68 क्वेश्चन।
मूंग जो आपकी मुर्गी कितने समय में जो है अंडा देना प्रारंभ कर देती है, 15 सप्ताह, 20 सप्ताह या 18 सप्ताह या आपका 16 सप्ताह। तो कितने क्या हो जाता है, मुर्गी जो है कितने समय में अंडा देना शुरू कर देती है। तो आपका इसका आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 68 क्वेश्चन का, जो 68 क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट में बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वो नीचे जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप टच कर आप टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने आपको 68 क्वेश्चन करा दिए, और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपको कुछ नया करने वाले हैं। तो हम ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ 30 करने वाले हैं। तो आज हमारा 29 नंबर होगा, कल हमारा 30 जो है हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आपको कुछ नया कराने वाले हैं जो आपके सब्जेक्ट वाइज होगा, और हर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछे हुए होंगे। तो उन वीडियो को देखना नहीं भूलें आप। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, जब तक के लिए अब जय।